Good morning, dear students. Now let's start our science class. The relevant topic which is discussing already have been discussing from the last class. Once again, we will discuss about the topic is petroleum. लास्ट क्लास में हमने नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, तो कोई भी चीज जो हमारे आधारभूत आवश्यकताओं को, फंडामेंटल बेसिक्स को, बेसिक नीड्स को पूरा करता है, वो रिसोर्सेज कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम नेचुरल रिसोर्सेज की बातें देख लेते हैं, जिसमें एग्जॉस्टिबल, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज थे। वहाँ पर हमने कोल के बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। कोई कोल क्या है, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, क्या इसके यूजेज है, क्या क्लासिफिकेशन है, कौन कौन से टाइप्स ऑफ कोल होते हैं, कौन सा बेटर क्वालिटी ऑफ कोल है, तो जिसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन ज़्यादा होते हैं वो बेटर क्वालिटी के होते हैं, जिसमें कार्बन परसेंटेज कम होते हैं तो वो लो क्वालिटी का होता है। इसके बाद हमने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन देखे थे। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में देखे थे कि किस तरह से कोल को इन द एब्सेंस ऑफ एयर हीट करके उससे मटेरियल प्राप्त किए जाते हैं। तो इसमें हमने कोल तार ये सब चीजें देखे थे, उसके यूजेस देखे थे। अब आज चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पेट्रोलियम। कोल हो चुका है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज मेड अप ऑफ टू वर्ड, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम two words, petra and oleum. Petra and oleum. Petra means rock, oleum means oil. Petra means rock and oleum is oil. That means the liquid material which are obtained from mines, from the earth crust, from the rock, जो माइंस के द्वारा खुदाई करके by mining from the rock, under the rock, जो लिक्विड मटेरियल आप निकाला जाता है उसे पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम इज नॉट अ सिंगल मटेरियल, इट contains large number of varieties of the material which is present inside the petroleum. पेट्रोलियम जब निकलता है तो उसमें बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, बहुत तरह की चीजें होती है, जिनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा उन चीजों को हम सेपरेट करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया कोल के बारे में कि कोल का फॉर्मेशन किस तरह होता है। तो जो रिमेनिंग्स ऑफ प्लांट्स होते हैं, after burying under the earth crust for a long time of period, thousand and lakh of years, then it is converted into coal. यानी लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि कोल का जो फॉर्मेशन है वो रिमेनिंग ऑफ प्लांट्स के हजारों लाखों साल तक जमीन के अंदर दबे रहने के कारण अंडर द हाई टेम्परेचर पर कोल में कन्वर्जन होता है, इसको कार्बोनाइजेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन कहते हैं। पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो रिमेन्स ऑफ एनिमल्स आफ्टर बरिंग अंडर द अर्थ फॉर ए लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड, व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड मटेरियल, दैट लिक्विड मटेरियल इज नोन एज पेट्रोलियम। लाखों करोड़ों वर्ष तक जब एनिमल्स का डेड बॉडीज जमीन के अंदर हजारों फीट से भी ज्यादा गहराई में वो दबे होते हैं और प्रेशर इंक्रीज होता जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है और धीरे धीरे वो मेल्ट होकर एक लिक्विड सब्सटेंस में कन्वर्ट होते हैं और वो लिक्विड जो है पेट्रोलियम। स्पेशली देखा जाए तो सी वाटर बॉडीज में जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं आफ्टर डेथ वो क्या होते हैं, नीचे दब जाते हैं, या किसी नेचुरल डिजास्टर के कारण अगर जहाँ वाटर बॉडीज है वो नीचे दब जाए और वहाँ पर लैंड या माउंटेन खड़ा हो जाए तो वो नीचे दबे रहने के कारण फिर धीरे धीरे एक लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड बाद क्या होते हैं, पेट्रोलियम में कन्वर्ट होते हैं। तो पेट्रोलियम
का फॉर्मेशन इस तरह से होता है, और पेट्रोलियम जो निकाला जाता है, चूंकि रॉक से निकाला जाता है, इसलिए इसे क्रूड ऑयल या ब्लैक ऑयल भी कहते हैं। ऑयल और ब्लैक ऑयल ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हम निकालते हैं वो प्योर पेट्रोलियम नहीं है, डायरेक्ट इसका यूज नहीं किया जा सकता। इसके यूज करने से पहले इसको रिफाइन किया जाता है, इसका प्यूरिफाई किया जाता है, इसमें जो इम्प्योरिटीज होते हैं उनको सेपरेट किए जाते हैं। बहुत सारे इसके इम्प्योरिटीज होते हैं जिसके बहुत सारे यूजेस भी होते हैं। जो केमिकल मटेरियल्स फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा यानी रिफाइनिंग से पेट्रोलियम से निकाला जाता है, उन सबस्टेंस को पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। तो नाउ we will see the refining of petroleum. यानी ब्लैक ऑयल या इसे किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम इज नोन एज आल्सो ब्लैक गोल्ड, काला सोना कहा जाता है। Now, refining of petroleum. इसमें पिक्चर दिया हुआ है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किस तरह से होता है। इसमें क्या होते हैं? फ्रैक्शनल कॉलम होता है। फ्रैक्शनल कॉलम एक अरेंजमेंट ऑफ टेम्परेचर होता है, यानी उसमें जो अलग अलग पोजीशन पर टेम्परेचर का वैल्यू अलग अलग होता है। आप देख सकते हो इस फिगर में कि 400 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1500 डिग्री सेल्सियस 1500 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मेंटेन किया गया है। यानी अलग अलग पॉइंट पर जो टेम्परेचर है वो अलग अलग है। सबसे नीचे 400 डिग्री सेल्सियस है, यानी 150 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस तक। कहाँ से? 150 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस। सबसे ऊपर 150 डिग्री सेल्सियस से अब जैसे जैसे नीचे आएंगे, चूंकि जो हीट प्रोवाइड हो रहा है वो नीचे से हो रहा है, तो ऊपर से जैसे जैसे कॉलम में नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। 150 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस, देन 300 डिग्री सेल्सियस, एंड देन 370 डिग्री सेल्सियस, एंड एट लास्ट 400 डिग्री सेल्सियस। इसे फ्रैक्शनल कॉलम कहते हैं। फ्रैक्शनल कॉलम इन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन showing the different value of temperature at different point. फ्रैक्शनल कॉलम क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एक ऐसा अरेंजमेंट ऑफ टेम्परेचर जिसमें अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग हाइट पर टेम्परेचर की वैल्यू अलग अलग होती है। अब इसमें क्या किया जाता है कि पेट्रोलियम को डालकर इसे गर्म किया जाता है भट्टी में लेकर। अब उसमें उपस्थित जो सबस्टांस है उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग होते हैं। नहीं, सबका सेम बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। कोई हाई टेम्परेचर पर बॉइल होता है, कोई लो टेम्परेचर पर। तो वो जो पॉइंट रेंज है, टेम्परेचर रेंज है, वो इसी के सेपरेशन के लिए किया जाता है। नाउ लुक एट द बुक। Petroleum is a very thick mixture of waxy substance. It should be first separated into all its useful constituents. सबसे पहले क्या किया जाता है? क्या किया जाना चाहिए कि इसमें जो प्रेजेंट यूजफुल सबस्टेंस है उसे अलग करना चाहिए। आप डायरेक्ट सीधे पेट्रोलियम निकाल कर उसे हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कोई एक सिंगल सबस्टेंस नहीं होती, वो मिक्सचर ऑफ सबस्टेंसेस होती है। The process of separating crude oil into usable component is known as the refining of petroleum. Refining of petroleum, that means the process of separating the crude oil into usable form. यानी जो पेट्रोलियम निकला, जो कच्चा तेल निकला, उसको यूज करने लायक बनाने की प्रक्रिया को रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम।
ऐसे यूज करने लगे लोग, तो उसमें जो प्रेजेंट अननेसेसरी मटेरियल्स है, जो पेट्रोलियम के अलावा उसमें और भी चीजें शामिल है, उन सबस्टांस को अलग करते हैं। अलग करने के प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? रिफाइनिंग। तो रिफाइनिंग किया कैसे जाता है? The various components obtained after refining are called its fraction. अलग अलग कंपोनेंट्स को रिफाइनिंग करने के बाद उनको फ्रैक्शनेट करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं। The process of refining of petroleum is carried out in refineries and is called fractional distillation. The process of refining of petroleum is carried out in refineries and is called fractional distillation. इस प्रोसेस के द्वारा रिफाइंड पेट्रोलियम के, यानी कि उससे पहले तो प्रोड्यूस बाहर निकालते हैं, फिर उसमें जो यूजफुल मटेरियल्स, उन यूजफुल मटेरियल्स को जो सेपरेट करने का मेथड है, उस मेथड को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। इन दिस प्रोसेस क्रूड ऑयल इज हीटेड इनटू ए टॉल सिलिंड्रिकल कॉलम। क्रूड ऑयल को एक सिलिंड्रिकल कॉलम में टैंक हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है। एक बड़ा सा सिलिंड्रिकल टैंक होता है जिसमें क्रूड ऑयल को लिया जाता है और एक बहुत बड़े फर्नेस भट्ठी पर उसे हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है। और उस सिलिंड्रिकल कॉलम को फ्रैक्शनेटिंग कॉलम भी कहते हैं। till it vaporizes. The fractionating column is fitted with horizontal rays. As the vapors of crude oil rises up, they are allowed to condense to obtain the various fraction. अब इसका जो अलग-अलग फ्रैक्शनेटिंग जो कॉलम है, उसमें अलग-अलग हाइट पर टेम्परेचर को अलग-अलग मेंटेन किया गया है और पेट्रोलियम में जो उपस्थित मटेरियल्स है, उनका वेपराइजिंग रेट क्या कर सकते हैं कि उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिफरेंट होता है, तो अलग-अलग पॉइंट पे वेपर में कन्वर्ट होते हैं। Since different components separated have different boiling points, they condense at different heights and get collected in separate trees. अब सपोज करते हैं कि कुछ ऐसे पेट्रोलियम है जो 370 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो रहा है? कंडेंस हो रहे हैं, तो वो लिक्विड का फॉर्म बाहर निकल जाएगा। कुछ 300 डिग्री सेल्सियस पर कंडेंस हो रहा है। कुछ ऐसे कंपोनेंट है पेट्रोलियम के जो 200 डिग्री सेल्सियस पर, 150 डिग्री सेल्सियस पर जाकर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो जहां-जहां पर वो लिक्विड में कन्वर्ट होते जाएंगे, उनको अलग वेसल में कलेक्ट कर लिया जाएगा और जो उस पॉइंट पर वेपर फॉर्म में है, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुए, वो क्या होते जाएंगे और ऊपर जाएंगे। यानी उसमें एक डिफरेंट रेंज होता है टेम्परेचर का और जिस टेम्परेचर पर जो लिक्विड में कन्वर्ट होता है वो बाहर निकल जाता है। तो अलग-अलग पॉइंट पर अलग-अलग मटेरियल्स जो है पेट्रोलियम से बाहर होता है। इस प्रकार से पेट्रोलियम में उपस्थित जो मटेरियल्स होते हैं, उन सभी को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा सेपरेट कर लिया जाता है। Thus, fractional distillation separates a mixture of compounds using their different boiling points. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या करता है कि पेट्रोलियम में उपस्थित जो मिक्सचर है या जो बहुत सारे मटेरियल्स हैं, उनको अलग-अलग बॉइलिंग पॉइंट के द्वारा सेपरेट करता है। यानी इसमें जो मेन प्रिंसिपल है, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। अलग-अलग कंपोनेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट अलग-अलग होने के कारण फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा उसे सेपरेट किया जाता है। अगर सपोज करो सारे मटेरियल्स का बॉइलिंग पॉइंट सेम होता तो फिर ये मेथड सक्सेस नहीं थी। तो मेथड सक्सेस इसलिए है क्योंकि इसमें उपस्थित जो कंपोनेंट है, जो केमिकल्स है, जो मटेरियल्स है, उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है और वो डिफरेंट
टेम्परेचर पर कंडेंस होते हैं और पेट्रोलियम से सेपरेट हो जाते हैं। The liquids having higher boiling points liquefy at higher temperatures. The liquids having lower boiling points liquefy at lower temperatures towards the top of the column. Hey. पेट्रोलियम गैस का यूज घरेलू यूजों में एंड इन द इंडस्ट्री, यानी डोमेस्टिक यूज के लिए और इंडस्ट्रियल यूज में पेट्रोलियम गैस का यूज किया जाता है लिक्विड फॉर्म में, जिसे हम एलपीजी कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पेट्रोल पेट्रोल का यूज मोटर फ्यूल में व्हीकल चलाने के लिए, एविएशन फ्यूल में सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग करने के लिए सॉल्वेंट फ्यूल में पेट्रोल का यूज करते हैं। यानी पेट्रोल से किसी चीज को साफ करना, और हमें ये ध्यान रखना है कि मॉइस्चराइज नहीं हो, उस पर नमी नहीं हो, तो हम उसे पेट्रोल से साफ करते हैं। क्योंकि पेट्रोल से साफ करने पर वो बिल्कुल मॉइस्चर लेस रहता है, उस पर कोई नमी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? बिकॉज इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी लो, सो इट वेपोराइजेस इजीली। जैसे किसी पर हम इसको साफ करने के लिए यूज करते हैं तो वो तुरंत वेपोराइज होकर उड़ जाता है, वेपर फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चला जाता है और बिल्कुल वो सबस्टांस वो चीजें साफ हो जाती है, मॉइस्चर लेस हो जाता है। केरोसिन का यूज फ्यूल फॉर स्टोव्स, लैंप्स एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट्स। डीजल फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। हैवी व्हीकल्स में डीजल का यूज किया जाता है, जनरेटर में डीजल का यूज किया जाता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज लुब्रिकेशन में, लुब्रिकेशन दैट मींस टू रिड्यूस द फ्रिक्शन इन द मशीनरी पार्ट्स। जितने मशीनरी पार्ट्स होते हैं जहाँ पर फ्रिक्शन होता है, तो वहाँ पर फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज किया जाता है। पैराफिन वैक्स, ऑइंटमेंट्स, कैंडल्स, वैसलीन बनाने में। पैराफिन वैक्स का यूज कहाँ किया जाता है? मलहम बनाने में, कैंडल बनाने में, वैसलीन बनाने में। जितने भी ऑइंटमेंट आते हैं उनमें पैराफिन वैक्स मिलाया जाता है। वैसलीन जो हम लोग यूज करते हैं, जो कैंडल हम लोग बनाते हैं, ये सब किससे बनते हैं? पैराफिन वैक्स से बनते हैं। बिटुमिन इज यूज्ड टू मेक टू फॉर्म पैड्स एंड रोड सरफेसिंग करने के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोलतार या अलकतरा। रोड सरफेसिंग करने के लिए, स्मूथनेस लाने के लिए इसका यूज किया जाता है। Now is natural gas. Next topic is natural gas. जब पेट्रोलियम को निकाला जाता है तो साथ ही साथ उससे कुछ गैसेस भी बाहर निकलते हैं, जिसे नेचुरल गैस कहा जाता है। इट इज अ फॉसिल फ्यूल फाउंड इन अंडरग्राउंड रॉक्स ऑफ द अर्थ एबव द लेयर्स ऑफ पेट्रोलियम। जहां से पेट्रोलियम निकाला जाता है जस्ट पेट्रोलियम से ऊपर होता है, पेट्रोलियम के ऊपर गैसेस होते हैं। यानी पेट्रोलियम जब कभी भी निकाला जाता है माइनिंग द्वारा, तो पहले गैस बाहर आता है, फिर पेट्रोलियम।
और गैस को निकालना थोड़ा इजी होता है, क्योंकि पेट्रोलियम के लिए हमें प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ता है, लेकिन गैस निकालने के लिए सीधे पाइपलाइन को सेट किया जाता है और ऑटोमेटिक, चूंकि वो हाई प्रेशर पर ऑलरेडी है, वो नेचुरली बाहर आने लगता है, अब जिसे एक क्लोज वेसल में कलेक्ट कर दिया जाता है। The rocks have chimney pores that allow them to hold water. Natural gas and oil. Natural gas mainly contains methane and a small quantities of butane, propane and some other gases. तो याद रखेंगे, the main components of the natural gas is methane. तो मेन कंपोनेंट मीथेन होता है और इसके अलावा ब्यूटेन, प्रोपेन और भी दूसरे गैसेस मिक्स होता है। Methane is a simple hydrocarbon that is made up of carbon and hydrogen atoms and has the chemical formula CH4. Methane गैस का फॉर्मूला क्या होता है? CH4. तो this is the main component of natural gas. इसके अलावा क्या होते हैं? Butane. Butane का फॉर्मूला C4H10. Propane. Its chemical formula C3H8. इसके अलावा और भी दूसरे गैसेस मिक्स होते हैं। नेचुरल गैस में मीथेन मेन कंपोनेंट के रूप में होता है। कौन सा? मीथेन गैस मेन कंपोनेंट होते हैं। इसके अलावा ब्यूटेन और प्रोपेन भी होते हैं। एलपीजी में मेन कंपोनेंट ब्यूटेन एंड प्रोपेन होता है। आइसोब्यूटेन एंड नॉर्मल ब्यूटेन जो है एलपीजी में मेन कंपोनेंट के रूप में रहता है। It is a colorless and odorless gas. मीथेन जो है एक कलरलेस गैस है। इसमें कोई ना कलर होता है, ना कोई गंध होता है, कोई स्मेल होता है, स्मेललेस है। ऑर्डरलेस दैट मींस इसका कोई भी स्मेल नहीं है। कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं है। नेचुरल गैस इज अ क्लीन फ्यूल and is highly flammable. Clean fuel because it produce no residue after combustion. जलने के बाद यह कोई रेजिड्यू नहीं छोड़ता, कोई अवशेष नहीं बचते हैं। जैसे कुछ भी हम जलाते हैं तो अवशेष बचते हैं, राख बचते हैं या धुआं निकलता है, जिसका स्मोक भी फॉर्म नहीं होता। क्यों नहीं फॉर्म होते? क्योंकि जब कंप्लीट कंबस्शन कार्बन का होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक लेस डेंस गैसेस है जो पॉल्यूट तो एयर को करता है लेकिन बहुत कम। लेकिन वही कार्बन मोनोऑक्साइड है जो हाईली पॉल्यूट करता है। तो CH4 के जलने के बाद केवल CO2 और H2O वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज होता है। इसमें कोई रेजिड्यू नहीं बचता है पीछे। नो रेजिड्यू लेफ्ट आफ्टर कंबस्शन। सो इट इज अ क्लीन फ्यूल। मीथेन क्या है? हाइड्रोजन गैस के बाद कोई गैस अगर सबसे क्लीन है तो वो है मीथेन गैस। Hydrogen is most purified fuel because it produces only the water vapor and no other gases. हाइड्रोजन को मोस्ट प्यूरिफाइड गैस इसलिए कहा जाता है कि हाइड्रोजन को जलाने के बाद केवल वाटर वेपर ही रिलीज होता है, कोई दूसरा कंपोनेंट, कोई दूसरा गैस का फॉर्मेशन नहीं होता। स्वाभाविक है हाइड्रोजन दैट मींस H2 नहीं, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर हम जलाते हैं तो H2O ही बनेगा। अब केवल H2O बन रहा है तो स्वाभाविक है कि वो तो फॉर्मेट करेगा नहीं, तो वेपर है वो कंडेंस होकर वाटर में कन्वर्ट होगा। अगर कोई और दूसरा मटेरियल होता तो हो सकता था कि अदर गैसेस निकले। तो मोस्ट प्यूरिफाइड फ्यूल इज मीथेन, हाइड्रोजन एंड नेक्स्ट इज मीथेन। It is stored under high pressure as compressed natural gas. इसको हाई प्रेशर पर रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, इसीलिए इसका नाम है CNG। compressed natural gas।
What is the meaning of CNG? compressed natural gas। कंप्रेस करने से इसकी जो कार्बन क्वांटिटी है वो कम हो जाती है। हाई कंप्रेस करने के बाद जो परसेंटेज है, जो प्रेजेंस ऑफ कार्बन है, वो कम कर दिया जाता है, रिड्यूस कर दिया जाता है, जिसके कारण सीएनजी को एक क्लीन फ्यूल के रूप में लिया जाता है। और आज बड़े बड़े शहरों में सीएनजी से चलने वाले व्हीकल्स को प्रायोरिटी दी जा रही है और इसको इनकरेज किया जा रहा है कि सीएनजी का यूज अधिक से अधिक किया जाए, जिससे कि हमारा जो एयर पॉल्यूशन है, एनवायरमेंट पॉल्यूशन है, उसे कम किया जा सके। Before distribution, natural gas is mixed with a chemical that gives a strong odor similar to that of Butanex. This odor helps in detecting leakage in pipelines and storage tanks. It is obtained by pumping and brought through pipelines to storage areas। कहता है कि इस गैस के डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले, इसको यूज करने से पहले इसकी एक और दूसरी गैस मिलाई जाती है। वो गैस इसलिए मिलाई जाती है कि ताकि इसके लीकेज का पता लग सके, टू डिटेक्ट द लीकेज ऑफ सीएनजी। अगर मान लो यह स्मेललेस है और यह कहीं से लीक हो रहा है, व्हीकल में या घर में अगर सिलेंडर इसका रखा हुआ है, लीकेज हो रहा है, यह स्मेललेस है, तो हमें कैसे पता चलेगा? हाउ कैन वी डिटेक्ट the leakage of CNG without smelling, without any type of odor? So another substance is mixed with the CNG before distribution to detect the leakage of it in the pipelines, in the vehicles, in the user site house, जहाँ भी इसका यूज हो रहा है, इसके लीकेज को डिटेक्ट करने के लिए। जैसे आप देखते हैं कि एलपीजी लीक होता है, घर में गैस यूज करते हैं किचन में, तो जब लीक होता है तो स्मेल आती है, हमें पता लग जाता है कि गैस लीक हो रहा है उसके स्मेल से। अब सपोज करो कि कोई स्मेल ही नहीं होता और पूरे कमरे में गैस भरा हुआ होता है और अचानक से आप लाइटर जलाते हैं, माचिस जलाते हैं और एक साथ ये पूरे कमरे में आ जाता है, तो यह एक प्रोटेक्शन मेथड भी है। यह हमें हेल्प करता है प्रोटेक्ट करने में, डिटेक्ट करने में कि कहीं लीक तो नहीं हो रहा है। तो एलपीजी में भी स्मेलिंग के लिए गैस मिलाया जाता है, जिसको हम इथाइल मरकप्टेन कहते हैं, और उसी तरह से सीएनजी में भी इसे मिक्स किया जाता है। तो इसका जो नेचर होता है, यानी जो स्मेल होता है, जिसे स्मेल प्रोड्यूस करने के लिए मिक्स किया जाता है, वो सड़े हुए अंडे की गंध का होता है। जैसा गंध सड़े हुए अंडे का होता है, उसी तरह के गंध वाले केमिकल सब्सटेंस को सीएनजी के साथ मिक्स किया जाता है। It is obtained by pumping and brought through pipelines to storage areas. India has vast reserves of natural gas. In our country, natural gas has been found in Tripura, Rajasthan, Maharashtra, and in the Krishna Godavari Delta. जहाँ जहाँ पेट्रोलियम है वहाँ वहाँ नेचुरल गैस भी निकाले जाते हैं। पेट्रोलियम के जस्ट ऊपर नेचुरल गैस प्रेजेंट होते हैं। Uses of natural gas. The important uses of natural gas of CNG. It is used as a fuel in homes for cooking and heating purposes. इसका यूज फ्यूल के रूप में, कुकिंग के लिए, हीटिंग पर्पस के लिए। It is used in factories and power plants to produce electricity. To produce electricity, CNG natural gas is also used. It is an alternative to petrol that is produced by compressing natural gas. It is used to run vehicles nowadays. At present time, the natural gas is used as an alternative of diesel and petrol. The vehicles should be रन ऑन नेचुरल गैस। ऐसा कोशिश किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा कि ज्यादा से ज्यादा व्हीकल्स को सीएनजी पे चलाया जाए, कि ताकि जो पॉल्यूशन हो रहा है डीजल और पेट्रोल के यूज से, उसे कम किया जा सके, उसको रोका जा सके। यानी कि पेट्रोल और डीजल के यूजेस को कम करने के लिए, उससे होने वाले
नुकसान को कम करने के लिए सीएनजी को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसके यूजेस को अधिक इनकरेज किया जा रहा है और बार बार ये अवेयर किया जाता है कि सीएनजी यूज किया जाना चाहिए। लेकिन अभी चूंकि इतने लार्ज स्केल पर अवेलेबल पूरी तरह से है नहीं और व्हीकल्स वगैरह की तरफ उस तरह से सक्सेस हुए नहीं कि हर छोटे लेवल तक इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, लेकिन आने वाले कुछ वर्षों में ये पॉसिबल है कि सीएनजी का यूज हर कहीं किया जाएगा, जिस तरह से कि आज पॉल्यूशन हमारा एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है। इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर स्टील, ग्लास एंड प्लास्टिक्स। इसका यूज स्टील, ग्लास और प्लास्टिक के बनाने के लिए। इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन। अमोनिया गैस और हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए भी सीएनजी का नेचुरल गैस का यूज किया जाता है। तो नेचुरल गैस के यूजेस बहुत अधिक हैं और इसके यूजेस को बढ़ावा दिया जा रहा है because it is clean fuel, it is eco-friendly, it does not pollute the air, it is helpful for us with respect to the environment। तो आज के लिए इतना ही। आपसे एक ही चीज फिर से कहेंगे कि आप चीजों पर गौर करें, सब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, मेहनत करो, रिवाइज करो। तो कॉपी कंपटीशन के लिए आपको सजेस्ट किया जाता है उसको साथ साथ फॉलो करते जाए, जमा होने ना दें, होमवर्क ड्यूज ना रखें कि ताकि आपके ऊपर बर्डन को रिड्यूस किया जा सके। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर बीइंग विद मी।